Ignited Minds Tutorials, a renowned educational platform, has recently released an informative series of videos on the French Revolution for Class 9 History CBSE board students. With the aim of providing comprehensive knowledge about this significant historical event, the videos cover various topics related to the French Revolution. The French Revolution, which occurred from 1789 to 1799, was a period of radical social and political upheaval in France. It marked the end of the Bourbon monarchy and the rise of a democratic government. The videos delve into important aspects such as the causes and consequences of the revolution, the role of various social classes, the storming of the Bastille, and the Reign of Terror. They also discuss key figures and their contributions, including Maximilien Robespierre and Napoleon Bonaparte. The series aims to help students grasp the complex concepts and events surrounding the French Revolution by providing simplified explanations and engaging visuals. It serves as a valuable resource for those preparing for their CBSE board examinations, ensuring a strong foundation in history. Ignited Minds Tutorials initiative to upload these videos highlights their commitment to providing quality education and promoting a deeper understanding of historical events. By offering this knowledge to students, they are fostering an ignited mindset, encouraging critical thinking, and inspiring the pursuit of knowledge beyond textbooks. People, we were doing आपका nationalism in France, अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है. ओके, नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा पार्टी? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? भाई हम रहते हैं इंडिया में, हमारा सीबीएसई का सिलेबस, व्हाई शुड वी स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन? ठीक है, द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बिकॉज इट मार्क्स द एंड ऑफ मोनार्कियल रूल इन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, उस टाइम पे फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्रीज थे, सुपर पावर्स थे उस टाइम पे. ठीक है, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, और मतलब दूसरे उनकी मिसाल देते थे. तो व्हाई आर वी ट्राइंग टू स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? बगावत. एक सिस्टम के खिलाफ सब लोग जब बेसिकली मोर्चा धर लेते हैं. ठीक है, तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए एक मिसाल बन गया, एक एग्जाम्पल बन गया. सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बन गया. इट वॉज बेसिकली एन एग्जाम्पल दैट वॉज सेट अप दैट इफ वी वॉन्ट we can overthrow the monarchical rule and set up a democratic rule. ठीक है, if the people of a country want, they can actually overthrow the monarchical rule. ये एक एग्जाम्पल बन गया. ठीक है, और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है to understand French Revolution. Despite of being belonging to a different country, people try and understand the context of French Revolution because ये बात फैल गई, यूरोप में फैल गई, जो यूरोप से भाई साहब सारे पूरे वर्ल्ड में फैल गई कि कैसे भी करके मोनार्कियल रूल को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने देखा कि फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी. क्या क्या था? व्हाट वर द 3 स्टेट्स? देयर वर 3 स्टेट्स. द फर्स्ट स्टेट वाज दैट ऑफ क्लर्गीमैन, देन वी हैव नोबलमैन एंड देन वी हैव वर्कर्स और पीजेंट्स. ठीक है, तो नोबलमैन और क्लर्गीमैन का क्लास जो है तो रिच क्लास था, प्रिविलेज्ड क्लास था. इनके पास पैसों का कोई कमी नहीं था, लैंड का कोई कमी नहीं था. ठीक है, और इनके बच्चे ही राजा बनेंगे. तो नोबलमैन क्या था? नोबलमैन किंग की फैमिली और किंग के मिनिस्टर्स, ये हो गए नोबलमैन. क्लर्गीमैन मतलब जितने भी चर्च और प्रीस्ट, चर्च के जितने भी प्रीस्ट लोग थे वो हो गए क्लर्गीमैन. ये दोनों मिलकर पूरे सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे थे. इन दोनों का जो परसेंटेज था वो सिर्फ 10% ही था, और ये पीजेंट्स, वर्कर्स, बाकी का पॉपुलेशन 90% था. समझ में आ रहा है ये? लेकिन ये 10% का दबदबा पूरे 90% पे था. और ये सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं थी, ये लगभग सारे यूरोपियन नेशंस की यही सेम कहानी थी. ठीक है, देयर वाज नो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो लेट्स से देयर इज अ किंग ए. ठीक है, इनके भाई साहब बेटे हुए बी. ये बेटे जो हैं वो लायक नहीं है किंग बनने के लिए, लेकिन फिर भी ये किंग बनेंगे. ठीक है, हायरार्कियल रूल था. ठीक है, उनके बेटे हुए सी, शायद ये बिल्कुल भी लायक नहीं है लेकिन फिर भी वो किंग बनेंगे. हायरार्कियल रूल है, क्योंकि वो किंग के बेटे हैं तो बावजूद इसके कि वो लायक होना हो लेकिन स्टिल ही विल बिकम द किंग. ठीक है, तो ऐसा मोनार्कियल रूल था. मोनार्कियल रूल में इन दोनों क्लासेस को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था, और ये क्लास बेसिकली मेहनत करते करते, ये मेहनत भी करें, अनाज भी बोएं, किसान
आपके वर्कर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, एवरीवन, द पुअर क्लास बेसिकली, ठीक है। और इनसे जो टैक्स आता था इन पे इन लोग अय्याशी करते थे। दे हैड अ वेरी लग्जरियस लाइफ, ठीक है। द एंटायर लाइफ ऑफ the noblemen and clergymen was basically a very luxurious type because they used to enjoy the benefits that were driven from the high amount of taxes paid by the poor workers and peasants. Are we clear? That was basic structure of French society, and it was more or less the same structure that prevailed in all parts of Europe. ठीक है, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, सो स्ट्रगल टू सर्वाइव 17, अभी हम ऐसे, तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा। What was the context of the French society as a whole? Now we will understand the events कि कैसे धीरे धीरे रेवोल्यूशन हुआ। देखो, रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी एक आदमी का रेवोल्यूशन नहीं होता है, पूरा एक समूह इकट्ठा हो जाता है। दे फाइट फॉर अ कॉज, अ सर्टेन कॉज। तो इकट्ठा होना मतलब कोई एकदम इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, बहुत धीरे का प्रोसेस है। धीरे 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 लोग इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। सो 1715 में population of France was around 23 million. Now we are trying to understand the reasons why the common workers, peasants, farmers, etc. were frustrated, or why they took up to arms, or why they actually went into rebellion. ठीक है, बगावत क्यों हुआ? तो 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी? 23 मिलियन। 1789 में क्या हो गया भाई साहब? ये बढ़ के हो गया 28 मिलियन। सो ऑलमोस्ट कितना हो गया? +5 मिलियन ज्यादा बढ़ गए। तो समझ में आ रहा है? जब पॉपुलेशन बढ़ता है बच्चा पार्टी, तो क्या होता है? आपके रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता है। रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ता है मतलब ज्यादा अनाज उत्पादन करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है। यू हैव टू सप्लाई मोर वाटर, यू हैव टू मेक मोर हाउसेस, ठीक है। यू हैव टू एलोकेट मोर लैंड। तो ये होगा ही, ठीक है। तो 5 मिलियन अप्रोक्सीमेटली बढ़ गया। आज की तारीख में इतना पॉपुलेशन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम किसी फूड स्केर्सिटी से नहीं गुजर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट इनटू अ फूड क्राइसिस। लेकिन उस टाइम पे फूड क्राइसिस होता था। फूड क्राइसिस क्यों होता था? क्योंकि लगभग सारी चीजें मतलब अगर थोड़ा सा वेदर खराब हो गया, हमारे सारे क्रॉप्स खराब हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई डिजीज फैल गया क्रॉप्स में, पूरा क्रॉप्स खराब। अगर कोई डिजीज फैल गया कैटल में, तो पूरा क्रॉप्स खराब। ये सारी चीजें होती रहती थी। तो उस टाइम पे फूड क्राइसिस की सिचुएशन बहुत ज्यादा होती थी। देयर वाज अ राइज इन फूड क्राइसिस। तो 1715 में पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज 23 मिलियन। In 1789, this population went up to 28 million. Rapid increase in population. So what happened? Rapid increase in demand. ठीक है, काफी सारा डिमांड में भी भाई साहब, मतलब अभी गुड्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। अभी आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, वाटर ज्यादा चाहिए, लैंड ज्यादा चाहिए, तमाम चीजें। भाई पॉपुलेशन बढ़ गया तो ये सारी चीजों पे प्रेशर आने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ गया। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज। प्रॉब्लम ये है कि ये तो बढ़ा, लेकिन हमारा फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा। तो अभी क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बताइए क्या होगा? हाँ, ओके, क्राइसिस। क्राइसिस से कैसे डील करते हैं आप? ओके, समझो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मेरे पास 7 चॉकलेट्स हैं, मैंने सातों को बांट दिए, ठीक है। अभी अगर मेरे पास मतलब 2 चॉकलेट हो तो चॉकलेट क्राइसिस हो गया। अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं शर्तें लागू करूंगा, ठीक है। अच्छा, जो टॉप आएगा उसी को चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। जो इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसी को मिलेगा। तो मैं शर्तें लागू कर रहा हूँ। तो मतलब क्योंकि मुझे 5 को देने के लिए नहीं है, फर्स्ट और सेकंड को देने के लिए ही है, ठीक है। 2 ही चॉकलेट है, तो मैंने शर्तें लागू कर दी। इसी तरह से जब आपका फूड क्राइसिस होता है, जब जितना पॉपुलेशन है उतने पॉपुलेशन के लिए फूड पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? हाँ, बोलिए नहीं, हम फूड के प्राइसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। वी विल इंक्रीज द प्राइसेस। अभी जिसके पॉकेट में पैसा है वो ले जाए, नहीं है तो वो भूखा मरे, ठीक है। यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिड नॉट इंक्रीज, तो पॉपुलेशन तो बढ़ा। ब्रेड वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी। अभी ज्यादा करके लोग क्या खाते थे? ब्रेड। जैसे हम चावल खाते हैं यहाँ पे, वहां पे यूरोपियंस उतना चावल नहीं खाते। दे आर नॉट इनटू राइस ईटिंग। एशियन कंट्रीज आर मोर इनटू राइस कंजम्पशन। चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं, दे आर इनटू राइस कंजम्पशन। ज्यादा करके यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट इनटू राइस कंजम्पशन। बट ब्रेड इज अ स्टेपल डाइट। ब्रेड वो खाते हैं, पाव बोलते हैं ना हम, ठीक है। बहुत सारे कैथलिक्स को भी हम जनरली पाव बोलते हैं, पाव बोलते हैं, समझा है आपने? अब जैसे हम क्या कहते हैं, पाव क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये क्रिश्चियंस लोग ज्यादा करके पाव खाते हैं, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते, ठीक है, लेकिन उनके स्टेपल डाइट में आता है ये। ओके,
देयरफॉर प्राइस ऑफ ब्रेड रैपिडली इंक्रीज। तो भाई साहब प्राइस बढ़ने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका भाई साहब रिसोर्सेस मिनिमम हो और भाई साहब लोग ज्यादा हो तो ऑब्वियसली बेचने वाले इसका प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि ये कम से कम लोगों पे जाए और ज्यादा पैसा आवे, ठीक है। सो ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया। मेनी ऑफ द वर्कर्स वेर ऑन फिक्स्ड वेजेस। देखो होता क्या है, आप लोगों में से कितनों के मम्मी पापा जॉब्स करते हैं? ओके अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, उनसे बोलिएगा मत, लेकिन उनको ना एक सैलरी स्लिप मिलती है, ठीक है। यू डोंट हैव द राइट टू सी द सैलरी स्लिप, लेकिन अगर आप सैलरी स्लिप देखेंगे ना, मतलब उनको जो सैलरी मिलती है उनका एक बाइफरकेशन होता है, समझ में आ रहा है कि हाँ टैक्स होता है, आपको कितना सैलरी मिला ये डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ हैं, ठीक है। जैसे मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, तो समझ लीजिए आपके पापा अगर मुंबई में काम कर रहे होंगे तो उनकी सैलरी एक रहेगी, और अगर समझ लो रत्नागिरी में काम कर रहे हो तो उतनी सैलरी नहीं रहेगी उस काम के लिए, वहाँ पे ड्रॉप होगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसीलिए तो देखो छोटे जगहों से लोग बड़े जगहों पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि सैलरी ज़्यादा मिलती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे कि सेम काम के लिए आपको जो सैलरी मिलती है वो किसी छोटे शहर में कम होगी, बड़े शहर में ज़्यादा होगी, ठीक है। वाई? बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई इज हायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, मेनी वर्कर्स वर ऑन फिक्स्ड वेजेस, मतलब फिक्स्ड है इनकी सैलरी, ठीक है। वो ज्यादा काम करें या कम काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ही मिलेगा, ठीक है। कम काम करें तो निकाल देंगे, लेकिन ज्यादा काम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी घर की जरूरतें कैसी पूरी हों? एक तो ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है, फूड की स्केर्सिटी है, और जो है ज्यादा करके फिक्स्ड वेजेस पे हैं, देयर वेजेस आर नॉट इंक्रीजिंग। देखो समझ लो किसी को पगार मिल रहा है 50,000 रुपए, और उसको बोल दिया गया कि आपने ना 2 प्रोजेक्ट और एडिशन में कर दिए तो आपको और 10,000 दे देंगे, तो वो करेगा, है ना, और 20,000 दे देंगे तो वो करेगा ना, वो करेगा या करेगी जो भी है, ठीक है, दे विल वर्क, ठीक है। सो ये आपका इंसेंटिव हो गया, इंसेंटिव इज बेसिकली आपको भाई साहब घर चलाना है और अच्छे से चलाना है, आपके कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे जिसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा पैसा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड वेजेस है। मतलब देखो सोचो कि जो पगार आज थी 1 साल बाद भी वही पगार है, 1 साल बाद भी वही पगार है 5 साल बाद भी वही पगार है, लेकिन यहाँ पे फूड के प्राइसेस भाई साहब धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये नहीं बढ़ रहा है साथ में, अगर ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्टैग्नेंट है और ये बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो नहीं बढ़ रहा है, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दे वर ऑन फिक्स्ड वेजेस मतलब समझ में आता है सैलरी। वेजेस रिमेन्ड फिक्स्ड, ये वेजेस जो है तो आपके फिक्स्ड है। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, और चीजें बद से बदतर कब हो गई? जब आपका ड्राउट मतलब समझते हैं सूखा पड़ना, और हेल मतलब समझते हैं, आपने बारिश देखी है, बर्फ की बारिश देखी है क्या? ठीक है, ओले गिरना, ठीक है, ओले देखा है किसी ने गिरते हुए? तो जब ओले गिरते हैं ना, तो हम तो यहाँ पे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खेत खलियान में क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, तो ऐसे ही फूड का क्राइसिस है, ऐसे ही प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और ऊपर से ये नेचुरल कैलामिटीज, और अगर फूड के रिडक्शन कर दें तो और ज्यादा हमारा क्राइसिस बढ़ने लगेगा, ठीक है। सो थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, तो ड्राउट या हेल स्टॉर्म्स जो है वो हार्वेस्ट को और ज्यादा रिड्यूस करने लगे। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड, ठीक है, जिसके पास पैसा था वो और पैसा कमा रहा था या और पैसे बना रहा था, और जो गरीब था वो और गरीब होता गया। कैसे? आपने देखा भाई साहब जितने भी नोबल मैन हैं और क्लर्गी मैन हैं, इनका तो भाई साहब बंधा धरा पैसा है, ये क्या करेंगे? इनका लैंड आपको दे रखा है, किसान को दे रखा है, किसान उसमें जो भी करे, मुझे इतना भाई साहब अपना रेवेन्यू चाहिए, इतना टैक्स चाहिए, तो इनकी दुकान तो बंद नहीं हो रही, लेकिन किसान बेचारा इधर भी टैक्स दे, उसका बैड हार्वेस्ट भी हो और उसको मुनाफा भी ना हो, फैमिली भी चलाना पड़े, तो चारों तरफ से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सारा प्रेशर पीजेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, आर्टिशियंस पे आने लगा। द कॉमन पीपल हु वर बेसिकली 90% ऑफ द पॉपुलेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो सबसिस्टेंस क्राइसिस, तो इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा? सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब अभी भाई साहब अपने आप को जीवित रखने का क्राइसिस हो गया, अपने फैमिली को और अपने आप को बचाए रखने में लोग स्ट्रगल करने लगे। दे वर नाउ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, तो दिस इज नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। पीसेस ऑफ आइस, hail, okay, so an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब क्या होता है
कि जीवन को रखना मुश्किल हो जाए, ठीक है, अपने इट बिकम्स अ चैलेंजिंग थिंग टू एक्चुअली सस्टेन लाइफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारे आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, देखो, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, बैड हार्वेस्ट, ड्राउट और हेल रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, इस तरीके के आप जब ये यूज करोगे ना, ये आपको जैसे बोलना ही पड़ेगा भाई साहब। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज 23 million in 1715 and in a few years by 1789 the population increased to 28 million, ठीक है। बैड हार्वेस्ट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब अपने लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल हो गया, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर endangered, ठीक है। द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड एनोनिमस एचिंग, ठीक है, ये भाई साहब एक मतलब उस टाइम पे भाई साहब एक पेंटिंग है, ठीक है, जो पुअर सिचुएशन को बेसिकली डिपिक्ट कर रही है, ठीक है, जो मतलब कितने गरीब हैं लोग, ठीक है, सारे जगह पे मक्खियां मिनमिना रही हैं, ठीक है। द स्पाइडर एंड द फ्लाई एंड एनोनिमस एचिंग, इस तरीके का एक पेंटिंग से उस टाइम के जो दुर्दशा थी उसको दिखाया गया है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, तो एक मिडिल क्लास का ग्रोथ होने लगा। मिडिल क्लास भाई साहब अभी ग्रोथ होने लगा, मतलब कैसा, इनका पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और प्लस क्या हो रहा है, अभी इनका ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। नाउ दे आर गेटिंग एजुकेटेड, ठीक है, नाउ दे आर बेसिकली टर्निंग इनटू प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ठीक है, ये बन रहे हैं। तो पहले मतलब ट्रांजिशन हो रहा है। ग्रोथ मतलब कैसा ग्रोथ हो रहा है, एक तो ग्रोथ इन नंबर्स, ठीक है, वन ग्रोथ इज बेसिकली व्हाट, ग्रोथ इन नंबर्स, एंड व्हाट अबाउट द अदर ग्रोथ, द अदर ग्रोथ इन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, जैसे समझो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाँ नहीं पैसे, ठीक है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स एड पार्टी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ग्रोथ इन नंबर्स और एक होता है आपका क्वालिटी इन पॉपुलेशन, तो ये हो गया आपका क्वालिटी इन पॉपुलेशन, ठीक है। अभी क्वालिटी इन पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज क्वालिटी इन पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास, तो लोग अभी पढ़ लिखने लगे, एजुकेशन हासिल करने लगे, ठीक है, दे बिकेम एजुकेटेड। एजुकेटेड हो जाएंगे तो जैसे अगर पहले क्या था आपका, पीजेंट्स थे, फर्स्टली देयर वर पीजेंट्स, देन देयर वर वर्कर्स, ठीक है, ये पीजेंट्स वर्कर्स जो थे दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट, नाउ दे आर टर्निंग अप इनटू डॉक्टर्स, दे आर टर्निंग अप इनटू लॉयर्स, ये बनने लगे, डॉक्टर्स बनने लगे, लॉयर्स बनने लगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। दीज पीजेंट्स एंड वर्कर्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, ठीक है। सो पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट्स, ठीक है, ये रिवोल्ट्स भाई साहब इन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। अभी भाई साहब देखो गरीब लोग हैं ये, इनके पास बंदूकें या भाई साहब जो रिवोल्ट के लिए जरूरी होता है वो सब नहीं है, ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड, लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स, तो इनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, इनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, इनके पास मनी पावर नहीं था, जिसके वजह से इनके पास इच्छा तो थी कि पूरे समाज का ढांचा बदला जाए, बट दे डिडंट हैव एनफ ऑफ रिसोर्सेज टू टेक एन इनिशिएटिव, ठीक है। ओके, ब्रिंग अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, तो कैसे लाएं, ये इनके लिए एक चैलेंज था, ठीक है। दे वर नॉट फ्रॉम अ वेल टू, सो अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड गुड्स स्केर्सिटी, ठीक है, गुड्स का स्केर्सिटी। तो अगर भाई साहब आप देखोगे किसके अगेंस्ट इन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो बढ़ते हुए टैक्सेस इन पे लग रहे थे और गुड्स की जो स्केर्सिटी थी, मतलब गुड्स अभी कम होते जा रहे थे, ठीक है, गुड्स की कमी हो रही थी, ठीक है। ओके, ब्रिंग अ चेंज, सो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स हुआ, ठीक है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि 18th सेंचुरी के पहले लोगों ने इसके बारे में सोचा नहीं, बगावत के बारे में या रिवोल्ट के बारे में लोगों ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है, बट दे डिडंट हैव द मीन्स, दे डिडंट हैव द रिसोर्सेज। आफ्टर 18th सेंचुरी देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, अभी धीरे धीरे सोशल ग्रुप्स बेसिकली इकट्ठा होने लगे, सोशल ग्रुप्स फॉर्म होने लगे, ठीक है, ग्रुप वाइज आप बेसिकली रिवोल्ट को अंजाम दे सकते हैं। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक ग्रुप्स नहीं बनेंगे, और ग्रुप्स नहीं बनेंगे तो रिवोल्ट नहीं होगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है, तो अकेले चने से भाड़ नहीं फूटेगा, बहुत सारे लोग चाहिए, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज। ओके, अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर, तो पहला फैक्टर क्या था, इनके पास वेल्थ नहीं था, ठीक है, इस टाइम पे 18th सेंचुरी के पहले दे लैक्ड इन वेल्थ टू कैरी आउट द रेवोल्यूशन, बट धीरे धीरे उनके पास एजुकेशन हो गया, धीरे धीरे भाई साहब वो बिजनेस करने लगे, लॉयर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, प्रोफेशनल्स हुए, बिजनेसमैन हुए, तो धीरे धीरे पैसा आने लगा। सो नाउ दे थॉट कि ये सारा कार्यक्रम जो हमने किया है अपने मेहनत से किया है और टैक्स हम इनको पे कर रहे हैं और जीवन में अय्याशियां ये कर रहे हैं, है ना,
हमको इतना साल लगा इस बिजनेस को खड़ा करने में, हमको इतना साल लगा डॉक्टर बनने में या लॉयर बनने में या इंजीनियर बनने में, और आज हम ये सारा काम करने के बाद इनको पैसा बढ़ रहे हैं और ये अपना जीवन का मजे ले रहे हैं, ठीक है। So earn their wealth to an expanding overseas trade and from the manufacture of goods. Third stage included professions such as lawyers or administrative officials. So third stage में ये सब professionals लोग थे जो lawyers थे या administrative officials थे. So this is basically middle class, ठीक है? Okay, social groups. Woolen and silk textiles that were easily exported or bought by richer members of the society, ठीक है? तो woolen और silk textiles ज़्यादा करके जो लोग richer members थे वो लोग खरीदते थे. So woolen and silk textiles were either exported or bought by the richer members of the society. तो जो लोग रिच थे जैसे नोबलमैन या क्लर्गीमैन थे वो इस सब में धंधा करते थे, वुलन एंड टेक्सटाइल्स में, ठीक है। All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. तो ये लोग जो थे जिनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो प्रोफेशनल्स बन रहे थे, जिनका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा था, जिनके घरों में पैसा आ रहा था, तो स्लोली एंड स्टडीली फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास दे वर मूविंग ऑन टू मिडिल क्लास लाइफ, ठीक है। और जब ये पैसा आने लगा तब ये सोचने लगे कि भाई साहब हमको एक स्टेज ऊपर आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, और ये है कि भाई साहब जन्म से ही इनको भाई साहब सारा प्रिविलेज मिला हुआ है। सो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। दैट्स व्हेन द रिवोल्ट हैपेंड। ओके, जॉन लॉक, ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट sought to refute the doctrine of the divine, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो ये कौन थे भाई साहब? इन्होंने बोला कि भाई साहब ये sought to refute the doctrine of the divine absolute right of the monarch, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि भाई साहब मोनार्कियल रूल जो है एब्सोल्यूट है। तो मतलब देखो ये जो थे ये एक रिफॉर्मर थे, जॉन लॉक वाज अ रिफॉर्मर, ठीक है। रिफॉर्मर मतलब जो सोसाइटी में चेंज लाए, ठीक है। जॉन लॉक वाज अ रिफॉर्मर। इन्होंने क्या क्या किया था भाई साहब? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने sought to refute the doctrine of the divine। उस टाइम पे देखो जो क्लर्गी मैन होते थे और जो नोबल मैन होते थे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। क्लर्गी मैन क्या बोलते थे लोगों को कि भाई साहब बाइबल में लिखा है जो राजा है आपका उसको भगवान ने भेजा है आपके लिए, ठीक है, ऐसा प्रीच करते थे। ऐसा बोलते थे कि भाई साहब डिवाइन, एक जो मोनार्कियल रूलर है, ही हैज बीन सेंट बाय द डिवाइन टू रूल फॉर यू, ठीक है। सो मोनार्कियल sought to refute the doctrine of the divine, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो एब्सोल्यूट राइट है मोनार्कियल रूल का ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज्ड हिज वॉइस। देन वी हैव रोज़ेयू, proposed a form of government based on a social contract between people and their representatives। तो इन्होंने भाई साहब एक ऐसे गवर्नमेंट, ये लोग जो थे वो लिखते थे, तो इन्होंने एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि भाई गवर्नमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। प्रपोज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। लोगों के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट हो जिसमें लोग सिलेक्ट हो, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये उन्होंने लिखा था, ठीक है। देन वी हैव मोंटेस्क्यू, ठीक है। मोंटेस्क्यू का भाई साहब क्या था? प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। आज आप भाई साहब पढ़ते हो जो हमारा डेमोक्रेसी वो तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब एक डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक लेजिस्लेटिव होना चाहिए उसका, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्मेट्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाट मोंटेस्क्यू प्रपोज। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए, और इन्होंने प्रपोज किया था फ्रांस में, लेकिन यूएसए में इसको पहले इंप्लीमेंट किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। ऑल दीज वेर राइटर्स, जॉन लॉक हो गया भाई साहब, मोंटेस्क्यू हो गया, ठीक है, रोज़ेयू हो गया, ऑल दीज वर बेसिकली सोशल राइटर्स एंड दे प्रपोज डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ गवर्नमेंट विच चैलेंज द मोनार्कियल रूल। उस टाइम पे मोनार्कियल रूल को चैलेंज कर रहे थे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ और उसकी जो गारंटी थी इंडिविजुअल राइट्स की was an important example of political thinkers in France। तो political thinkers के लिए एक important example था, ठीक है। So American Constitution and its guarantee of individual rights, ठीक है। तो मतलब American Constitution का निर्माण हुआ और अमेरिका में इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अ सेट ऑफ रूल ऑन विच द कंट्री रन्स। तो ये इनका ही मतलब इनके लिखे हुए किताब पे ही बेस्ड था, ठीक है, मोंटेस्क्यू।
after the 13 colonies declared their independence from Britain, ठीक है, after the 13 colonies the ideas of these philosophers were discussed. तो आपने ब्रिटेन ने क्या किया, 13 कॉलोनीज को रिहा कर दिया, देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन. अमेरिका भी एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉलोनीज थे जिनको इंडिपेंडेंस मिल गया. हमको इंडिपेंडेंस मिलने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ब्रिटिश की कॉलोनीज थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, 13 कॉलोनीज. द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली. तो इसके बाद से जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए ये 13 कॉलोनीज, जब ब्रिटिश के चंगुल से निकल गए, सो यहाँ पे आइडियाज डिस्कस होने लगे सलून में, ठीक है, कॉफी हाउसेज में, स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. ये जो आइडिया था अपने आप को आजाद करवाने का, मोनार्कियल रूल को डिमोलिश करने का, ये आइडियाज डिस्कस होने लगे. These ideas were getting extensively discussed. Are we clear on this one, people? ठीक है, ओके. आपका उधर मराठी क्लास है,